Namaste everyone. Today we are going to discuss chemical kinetics. First of all, introduction. What is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of physical chemistry which deals with the study of a rate of reactions, the mechanism by which the reaction proceed and the factors affecting the rate of reaction. सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि chemical kinetics है क्या. तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन है, फास्ट रेट है, स्लो रेट है, मॉडरेट है, किस तरह का रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वो रिएक्शन के ऊपर में किस तरह का इफेक्ट डालता है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन. तो फास्ट या वेरी फास्ट, जिसको आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कह सकते हैं. तो ऐसे रिएक्शन स्पेशली आपको आयनिक रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली 10⁻14 से लेकर के 10⁻16 सेकेंड्स कंप्लीट होने में लगते हैं. आप समझ सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में ये जो समय है 10⁻14 और 10⁻16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का इतना पार्ट. तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, राइट. तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? वेरी फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आप जब मिलाओगे तो तुरंत आपको सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा. ठीक उसी तरह अगर बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट विद इन अ सेकेंड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलेगा. सिमिलरली अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की बात करें तो वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को सोडियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण होगा. अब मैं बात करूंगा वेरी स्लो रिएक्शन का. वेरी स्लो का मतलब आप जानते हैं बहुत ही मतलब अपोजिट ऑफ फास्ट, मतलब बहुत धीमे धीमे गति से ये रिएक्शन होता है. ऐसा रिएक्शन जिसको होने में हो सकता है महीना भी लगे, महीना से ज़्यादा भी लगे. अगर आप साधारण टेम्परेचर पर लोगे तो महीना लगभग लग ही जाएगा. जैसे आप लोग देखते होंगे आपकी खिड़की में जंग लग जाता है, राइट. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन. अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहने का मतलब वो जो आप लोग कान में पानी लेते हो ना, मतलब कान का जो वैक्स होता है, ईयर वैक्स निकालने के लिए हम लोग एक हाइड्रोजन वाटर लेते हैं मेडिकल स्टोर से. तो वही मेडिकल स्टोर से जो वाटर आप लेते हो तो वो आपका मतलब H2O2 हो गया. तो उसको भी अगर आप डिकम्पोज करोगे तो वो भी अगर रूम टेम्परेचर पर अगर आप डिकम्पोज करो तो बहुत समय लग जाएगा. वैसे ही अगर आप पानी को सोचोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करें तो वो भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा. और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करोगे और सोचोगे कि मिथेनॉल बन जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये लोग बहुत समय लगता है. उतना आज के डेट में किसी के पास उतना समय नहीं है कि मतलब स्लो रिएक्शन करके किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे. चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं. मॉडरेट या स्लो रिएक्शन, इसको कहा जाता है मॉडरेट, मतलब ये धीमे धीमे से होता है. तो वही जो मैंने आपको बताया था, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करोगे मतलब तोड़ोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में, तो ये भी लगभग होने में ज़्यादा समय, नॉर्मल से ज़्यादा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा या फिर कुछ थोड़ा हाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स बनने में थोड़े समय ज़्यादा लगते हैं, राइट. उसी तरह से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करोगे तो फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनने में समय तो लगेगा ही. अगर आप ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे, ईस्टर मतलब CH3COO C2H5, ये ईस्टर है, इसको अगर हम आप हाइड्रोलाइसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम इथानोएट और इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा. और गन्ने का जूस तो आप लोग जानते होंगे. गन्ने के जूस को अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या होगा? मिठास कम हो जाएगी. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन. और अगर नाइट्रिक एसिड NO को Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो NOCl2 का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन किस तरह से होते हैं. अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन में जो बदलाव होता है, मतलब कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, ये जो बदलाव होता है एक निश्चित समय में होता है. तो ये जितना बदलाव हुआ कंसंट्रेशन में और उसको जितना बदलाव होने में जो समय लगा, उस दोनों का जो अपॉन करोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. मतलब जो रिएक्टेंट का चेंजिंग हो रहा है कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट का जो चेंजिंग हो रहा है कंसंट्रेशन में और उसको कंसंट्रेशन होते में जितना समय लगे, उस दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन R = + -ΔC/ΔT. डेल्टा सी कहने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन और डेल्टा टी कहने का मतलब चेंज इन टाइम, मतलब टाइम टेकन टू चेंज, राइट. तो ये आपने देखा.
और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में प्लस माइनस देने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट जैसे ही उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जिसका बढ़ेगा उसको प्लस करते हैं और जिसका घटेगा उसको माइनस करते हैं, इसीलिए प्लस माइनस बाय डेल्टा टी यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो गैसेस रिएक्शन के लिए प्लस माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चूँकि गैस है तो वहाँ पर प्रेशर में हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/RT दैट इनटू प्लस माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मोलैरिटी पर टाइम, ये हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो ये जनरली आपको याद रखना है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन टू चेंज, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्पेशली जनरली आपको मैं ये दो टाइप बताऊंगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज कहने का मतलब हो गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर डैश। मतलब आप समझ सकते हैं कि एवरेज कहने का मतलब भाई साहब देखो, जो एक रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट में बदलाव हुआ और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो रिएक्टेंट बदलाव से पहले क्या था और बदलाव के बाद क्या हुआ। तो जैसे मान लो ए रिएक्टेंट है तो बदलाव के बाद वो A2 हो गया और बदलाव से पहले वो A1 था, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हो जाएगा A2 माइनस A1, और समय जो है पहले T1 था और जो समय लगा बाद में मतलब बदलने में जो समय लगा वो T2 हो गया, तो T2 माइनस T1, तो कंसंट्रेशन जो है आपका आर एवरेज हो जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसी को डेल्टा ए, हम लोग डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। concentration of reactant A at time T1 and concentration of reactant A at time 2, ये A1 और A2 है। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत, तुरंत ही हो जाना, किसी भी रिएक्शन को तुरंत कर देना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आप देख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंट, कभी भी हो सकते हैं, मतलब ए से बी होने में तुरंत समय लगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट ले लिया है टाइम का कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और एवरेज रेट जब आप इसका निकालोगे आर इंस्टेंटेनियस का, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो यही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। और जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बी बना है तो वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आर इंस्टेंटेनियस माइनस डी ए अपॉन डी टी और प्लस डी बी अपॉन डी टी, तो प्रोडक्ट में जो होता है वो प्लस होता है और जो रिएक्टेंट में होता है वो माइनस होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप बात करेंगे कि अगर प्लस माइनस दोनों दिया है तो नो नॉट एन इशू, तो आप सीधे सीधे डी सी बाई डी टी या फिर डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, डी ए डिफ्रेंशिएशन जो आप लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, लिमिटेशन और डिफ्रेंशिएशन, बस वही है और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हमने कंसीडर किया M1A M2B, वो जो है आपको N1P और N2Q। तो ये M1 M2 N1 NQ कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट कहने का मतलब 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स या 4 मॉलिक्यूल, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स हो गए। उसी तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर आपको कोई पूछेगा कि कंसंट्रेशन कितना हुआ, मतलब रिएक्टेंट साइड में होगा माइनस और प्रोडक्ट साइड में जो होगा वो प्लस होगा, तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब जो घट रहा है। डिसअपीयरेंस का मतलब हो गया कम होना या फिर आप गायब हो जाना, कि अगर रिएक्टेंट साइड में आप जानते हो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो माइनस में जाएगा, इसीलिए कम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं तो डिसअपीयरेंस में माइनस हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन टू चेंज, तो माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी, और प्रोडक्ट साइड में प्लस डी पी बाई डी टी और डी क्यू बाई डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए तो 1/M1 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी, 1/M2 माइनस डी बी बाई डी टी, और अगर प्रोडक्ट में तो 1/N1 डी पी बाई डी टी एंड 1/N2 डी टी बाई डी टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर आपको कोई पूछेगा स्टोइकियोमेट्रिक करने का मतलब वही हो गया कि आखिर कितना ज़्यादा कितना कम, दैट्स ऑल। चलिए इसके यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इनका यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर टाइम, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर भी हो सकता है। रेट लॉ क्या होता है, व्हाट इज द रेट लॉ? द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। किसी भी एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे, किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज होगा कंसंट्रेशन में, उसी को रेट लॉ कहा जाता है। मतलब द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जानते हैं कि रिएक्शन में ही बदलाव होता है, रिएक्शन और प्रोडक्ट, तो रिएक्शन बदल करके प्रोडक्ट बनता है, तो ये रिएक्शन की टर्म्स में जो कंसंट्रेशन का जो चेंजिंग होता है वही रेट लॉ हो जाएगा। अगर आप
इसको प्रोपोर्शनल में देखना चाहते हैं, इन द एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of molar concentration of reactant with each term raised in the power or exponent that has to be found experimentally. मतलब सीधा सीधी आप समझिए कि rate of reaction is directly proportional to the reactant and product both. सीधा सीधी इतना समझ लेना है आपको. अगर आप रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉफिशिएंट, जो है वो डायरेक्टली एक्सपोनेंट हो जाएगा. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है ये कॉफिशिएंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये डायरेक्टली जो है एक्सपोनेंट के रूप में हो जाएंगे. द वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंट एक्स वाई आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली विच मे और मे नॉट बी द सेम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो अगर आप इस दोनों का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन या चेंज इन रिएक्टेंट, आप ऐसा कह सकते हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई. तो ये एक्स वाई क्या है, वही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वेयर के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेट कांस्टेंट. यहाँ पर आप नीचे में रिएक्शन देख सकते हैं N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D. तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंगली रेट चेंजिंग जो होगा, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर K ए टू द पावर N1 B टू द पावर N2, और रेट लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट से आप देखोगे तो यहाँ पर K ए टू द पावर X B टू द पावर Y, ए बी इस दोनों का जो है 1 मोल पर लीटर हो जाएगा, रेट का एज अ यूनिट कांस्टेंट. तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट or specific reaction rate, or the rate constant does not depend on the concentration of reactant but it depends on the temperature and catalyst. ये वर्ड याद रखना आप लोग कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर है या कैटलिस्ट है तो डेफिनेटली वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज तो करेगा. अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो जानते ही हो कि रिएक्शन का रेट जो है चेंज हो जाएगा, और उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कैटलिस्ट डाल देते हो तो रिएक्शन के रेट को डेफिनेटली क्या करेगा, वो चेंज करेगा. अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आप लोग जानते ही होंगे. तो अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की. The sum of powers of concentration of reactants in the rate law expressed is known as order of reaction. कोई पूछेगा आपको भाई ये order of reaction क्या होता है, तो order of reaction जो होता है वो टोटल का पावर होता है, एक्सपोनेंट जो होता है the sum of powers of concentration. The sum of powers of concentration of reactant in rate law expression is known as order of reaction. जैसे मान लीजिए यहाँ पर AABB प्रोडक्ट बनाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई. तो एक्स जो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, वाई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया. तो एक बात तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो एक्सपोनेंट है उनके एक्सपोनेंट का जो सम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब आप लोग मुझे पूछोगे कि सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फ्रैक्शनल होगा, जीरो होगा. यस, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो, और ये फ्रैक्शनल में भी हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो जिसको आप अगर डिनोट करोगे तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन के ए टू द पावर एन. तो ये एन जो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, राइट. तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा रेट अपॉन ए टू द पावर एन. तो रेट का हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, मोल पर लीटर पर इनटू टाइम इनवर्स, और ए का पावर एन मतलब कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर का पावर एन. तो अगर आप दोनों का देखोगे कि के का अगर आप ऐसा यूनिट निकालना चाहोगे तो के का ऐसा यूनिट मोल अपॉन लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, और गैसियस रिएक्शन के लिए अगर आप बात करो तो एटमॉस्फेरिक का पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स हो जाएगा. गॉट इट. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया था इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेन है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन कोई पूछेगा व्हाट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आप बता सकते हैं ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जिनका एक्सपोनेंट जो है आप मतलब एक पावर होगा, एक ही तुरंत जो है मतलब रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया. तो यहाँ पर ऐसे आप बोल सकते हैं दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप एंड विच हैव एक्सपोनेंट इन रेट लॉ इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब उनका जो कोएफिशिएंट है वही उनका रेट लॉ होगा. तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो यहाँ पर रेट जो है
K into concentration of A and concentration of B. जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता है, या फिर आप फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन को भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कह सकते, ये पॉसिबल ही नहीं होगा. दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टीपल स्टेप्स या फिर मल्टी स्टेप्स. फॉर दिस रिएक्शन अ मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड. यहाँ याद रखना बच्चों के एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म नहीं होता है, मेनली जो मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है. इसलिए होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4, 5 बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, मल्टी स्टेप्स हो सकते हैं. तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द, आप बोल सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप विच इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देख सकते हैं कि ओवरऑल कितने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं. इन रेट लॉ द एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट. हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप कह सकते हैं द रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट. ये इंटरमीडिएट से फ्री होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बीच वाले स्टेप को भी हमको दर्शाना है, बीच वाले स्टेप से ये फ्री होना चाहिए, लेकिन जो भी इनका जो स्टेप्स होगा उसको हमें दर्शा करके. तो ये RDS का मतलब हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंटेन्स इंटरमीडिएट. इट्स वैल्यू इज सॉल्व यूजिंग K इक्वेशन ऑफ द फास्ट स्टेप एज्यूम एज रिवर्सिबल. तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं NO2Cl. जब ये टूटेगा तो NO2 और Cl2 में टूटेगा. जब रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो 2NO2Cl प्लस इज इक्वल टू 2NO2 प्लस Cl2. तो इनका जो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ होगा तो आप जानते हैं NO2Cl जो है हमारा ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन K इंटू NO2Cl. अब इसका मैकेनिज्म आप बनाइए कि किस तरह से ये जो टूट रहा है, जो स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप NO2Cl पहले जो है टूटेगा NO2 प्लस Cl में, NO2 प्लस Cl में टूटेगा, और दूसरा जो है NO2Cl प्लस Cl, तो वो जो है वापस NO2 प्लस Cl2. फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप आप दोनों स्टेप देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रेट लॉ इन द स्लो स्टेप, that is rate is equal to K into NO2Cl. In this way the predicted rate law derived from two-step mechanism agrees with the experimental rate law. तो उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर NO2 प्लस H2 गैस आप देख सकते हैं यहाँ पे NO2 और H2 गैस किस तरह से N2 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करते हैं. एक्सपेरिमेंटली द रेट लॉ आप बोल सकते हैं. यहाँ पर देख लीजिए N2 है और NO के आगे में जो है 2 मॉलिक्यूल्स है. तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड का जो रेट कंसंट्रेशन है तो आप ऐसे लिखेंगे NO का पावर 2 एक्सपोनेंट में डाल देंगे. ये जो कंसंट्रेशन है मतलब 2 कोफिशिएंट जो है उसको एक्सपोनेंट में डाल दोगे, और हाइड्रोजन का भी जो 2 कोफिशिएंट है उसको आप एक्सपोनेंट में डाल दोगे, राइट. यहाँ पर मिस करके यहाँ पर भी पावर 2 हो जाएगा. ओके, द मैकेनिज्म ऑफ ईच रिएक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से. फास्ट स्टेप में कैसे होगा, स्लो स्टेप में कैसे होगा. स्लो स्टेप में होगा पहले आपका 2NO इजिकल टू N2O2 और N2O2 प्लस H2, N2O प्लस H2O और N2O प्लस H2, N2 प्लस H2. तो ये स्लो स्टेप और ये फास्ट स्टेप है हमारा. अब अगर आप स्लोएस्ट स्टेप में रेट निकालना चाहेंगे तो रेट हो जाएगा K N2O2 H2, और अगर आप फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट स्पेसिस निकालना चाहेंगे N2O2 को छोड़ करके तो डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में KFNO का पावर 2 KB N2O2. तो N2O2 हो जाएगा KF बाई KB NO का पावर 2. तो रेट लॉ कितना हो जाएगा यहाँ पर, रेट लॉ कांस्टेंट KF बाई KB NO का पावर 2 और यहाँ पे H2. तो रेट लॉ हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1, NO का पावर 2 H2 का पावर. द डेराइव्ड रेट लॉ एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन और किस तरह से होगा रेट ऑफ रिएक्शन. देखिए कोई भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपको मोलेकुलरिटी का, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस. ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे. अभी जो कुछ भी आपने सीखा है इसको एक नोटबुक में लिख लीजिए, जो भी वीडियो में लिखा हुआ है, और कोशिश कीजिए जो चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो उस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके वापस देखिए ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट घुस सके और आपको समझ आ सके कि नहीं ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये होता है थर्ड ऑर्डर, ये होता है स्यूडो ऑर्डर, व्हाटएवर. मतलब जो भी आप समझना चाहते हो या मैंने जो कुछ भी आपको समझाया उसको जब तक समझ नहीं आया है, एक बार लिखने से समझ में आता है, 2 बार लिखने से समझ में आता है, प्लीज़ ट्राई टू राइट दीज थिंग्स इन द नोटबुक. इफ यू विल नॉट बी एबल टू राइट देन देयर इज नो कंसेप्ट.
ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाया ताकि बच्चे को थोड़ा समझ में आ सके। इंग्लिश में मैंने इसलिए बहुत कम बोला है ताकि जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़े हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो हैं बट दे आर मदर टंग इन हिंदी, और मदर टंग हिंदी होने के कारण उनको हिंदी में ज़्यादा बेटरली समझ में आता है। तो इसीलिए ये वीडियो उन भाइयों के लिए हैं जो हिंदी में समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।